हेलो एवरीवन, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका ऑल अबाउट नॉलेज पर। तो आज का जो हमारा विषय है वो है वैदिक सभ्यता। हमने जाना था सिंधु घाटी सभ्यता का अंत लगभग 1700 ईसा पूर्व के आसपास हो चुका होता है। उसके बाद एक लंबे समय तक किसी अन्य सभ्यता की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद जो जानकारी प्राप्त होती है वह है वैदिक सभ्यता की। तो आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में ही जानेंगे, बातचीत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता, वैदिक शब्द जो है वो वेद से लिया गया है, जिसका अर्थ है ज्ञान। और सभ्यता, सभ्यता शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नगर अथवा नगर निवासी। इस दृष्टि से सभ्यता शब्द का अर्थ नगर, उन नगर अथवा उन नगर में रहने वाले निवासियों से है जो एक स्थान पर, जो एक किसी विशेष स्थान पर स्थायी रूप से निवास करते हैं। तो हमने जाना वैदिक का अर्थ और सभ्यता का अर्थ दो शब्दों से मिलकर बना है वैदिक सभ्यता। हमने जाना वैदिक शब्द वेद से लिया गया है, जिसका अर्थ है ज्ञान, और सभ्यता शब्द लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है नगर अथवा नगर निवासी। ठीक है, तो देखिए, वैदिक सभ्यता का जो काल, वैदिक सभ्यता के काल के बारे में अगर कहें तो इसका काल निर्धारण जितना ही विवादास्पद रहा है, उतना ही इस काल के लोगों के बारे में जानकारी, इसके काल के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए, जिसमें से मैक्स मूलर ने वैदिक सभ्यता के काल को 1200 ईसा पूर्व से आरंभ होता बताया। ठीक है, मैक्स मूलर ने वैदिक सभ्यता के काल को 1200 ईसा पूर्व से आरंभ होता बताया। वहीं इनके समकालीन विद्वान रहे W.D. विटनी, जो मैक्स मूलर के समकालीन विद्वान थे। इनके इस इनके इस जानकारी की इन्होंने आलोचना की। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिषीय गणना करके इसको 6000 ईसा पूर्व आंका, तथा हरमोन जैकोवी ने जहाँ 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व इसकी तिथि बताई, वहीं सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्वान रहे विंटरनित्ज ने इसे 3000 ईसा पूर्व से आरंभ इसका बताया। वैदिक सभ्यता का विभाजन दो भागों में किया जाता है, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की जो तिथि है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व बताई गई, और उत्तर वैदिक काल की तिथि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मानी गई। इसका निर्माण मतलब इसको निर्मित किसने किया, तो ये आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता है। वैदिक सभ्यता जो है वो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता है। अब आर्य कौन थे, तो आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो है श्रेष्ठ। ठीक है, आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। तो आर्यों द्वारा जो विकसित सभ्यता कहलाई वो वैदिक सभ्यता कहलाई। अब आर्यों का जो निवास स्थान था, आर्य कहाँ से आए, ठीक है, तो आर्य कहाँ से आए इसके बारे में मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया इनका निवास स्थान जो बताया मैक्स मूलर ने, वो मध्य एशिया बताया। अब डॉक्टर संपूर्णानंद ने इसे, इनका निवास स्थान आल्प्स पर्वत, जो यूरेशिया का भाग है, यूरोप और एशिया के मध्य का भाग आल्प्स पर्वत से डॉक्टर संपूर्णानंद ने इनका निवास स्थान बताया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनका निवास तिब्बत बताया। वहीं बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि ये आर्कटिक प्रदेश से आए थे। कौन, आर्य जो थे वो आर्कटिक प्रदेश से आए थे, ये कथन था बाल गंगाधर तिलक का। आर्कटिक प्रदेश अर्थात उत्तरी ध्रुव से इन्होंने कहा कि आर्य आए थे। अब इनकी जो जानकारी है वो किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है, किन सोर्सों से इनकी जानकारी प्राप्त होती है आर्यों की या वैदिक सभ्यता की। तो देखिए, सबसे पहले तो वेदों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। वेद, हम जानते हैं कि वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद से जिस काल की जानकारी प्राप्त होती है उसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वेद से जिस काल की जानकारी प्राप्त होती है उसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं। बाकी अन्य 3 वेदों से जिसकी जानकारी प्राप्त होती है उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जानकारी का एक प्रमुख स्रोत जो था वो था वेद। अब ऐसा माना जाता है कि जो आर्य थे वो भारत के अतिरिक्त ईरान तथा यूरोप में भी गए, है ना। भारत में तो आए ही, परंतु भारत के अलावा ये यूरोप और ईरान में भी गए। ईरान के ही ईरानी भाषा की एक प्राचीनतम ग्रंथ जो अवेस्ता, ठीक है, ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता की जो श्रुतियाँ थी, है ना, तो इसकी जो भाषाई समरूपता थी वो एक जैसी थी, वो मिलती जुलती थी। इसकी श्रुतियाँ ऋग्वेद की सूक्तियों से इस ग्रंथ की सूक्तियाँ मिलती जुलती थी। तो इस भाषाई समरूपता को देखते हुए इसका ऋग्वैदिक के जो श्रुतियाँ थे, ऋग्वेद को 1000 ईसा पूर्व बताया गया। अब बोगास कोई अभिलेख
में 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त बोगास कोई अभिलेख में इंद्र, वरुण, नासत्य इत्यादि के वर्णन को देखते हुए, जो कि हिंदू देवता हैं, इनके वर्णन को देखते हुए इसका काल और पीछे चला जाता है। और ठीक है, क्योंकि ये 1400 ईसा पूर्व बताया जा रहा है तो इसका काल और पीछे चला जाता है। ठीक है, देखिए हमने इतना जाना, हमने वैदिक सभ्यता का नाम देखा कि ये नाम कैसे पड़ा, ठीक, इसके काल के बारे में जाना, इसके विभाजन को देखा, ठीक है, फिर निर्मित किसके द्वारा हुई, तो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाई। इनका जो निवास स्थान था वो मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया था। और देखिए मध्य एशिया, इसे ही ज़्यादा अपनाया गया है, मैक्स मूलर के मत को ही स्वीकार किया गया है। बाकी बहुत लोगों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए, लेकिन जो अपनाया गया जिस मत को, वो था मध्य एशिया, जो कि मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया मत था। ठीक है, अब इसका नाम, प्रमुख स्रोत, जैसा कि हमने जाना कि वेद थे, इसकी जानकारी के प्रमुख स्रोत वेद थे, इसलिए इस सभ्यता का जो नाम पड़ा वो वैदिक सभ्यता पड़ा, क्योंकि वेद इसकी जानकारी के मुख्य स्रोत थे। अब जो आर्यों का जीवन था, ठीक है, आर्यों का जो जीवन था वो ग्रामीण जीवन था। इनकी भाषा जो थी वो संस्कृत थी, आर्यों की भाषा संस्कृत थी, तथा इनका जीवन ग्रामीण जीवन था, ये देहाती जीवन जीते थे। इनकी जो प्रशासनिक इकाई थी, किसकी, आर्यों की प्रशासनिक इकाई जो थी वो आरोही क्रम में बटी हुई थी। कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र में इनकी जो प्रशासनिक इकाई थी वो विभक्त थी। तो कुल का जो मुखिया होता था वो कुलपति कहलाता था, और ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। इसी प्रकार विश्व का मुखिया विश्वपति और जन का मुखिया राजन कहलाता था। तो इस तरह से इनकी प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में विभक्त थी। तो हमने आज इतनी चीज़ों को जाना। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए।